आपसे लेनी है, एक डॉक्टर रेड्डीज और एक एल&टी, दोनों में आज पिटाई है। कोई लेवल दिख रहा है आपको इनमें? देखिए, यहाँ तो अब गैप डाउन जो हो गया, स्पेशली फॉर डॉक्टर रेड्डीज केस, एक पुल बैक फार्मा का जब हम बात करते हैं कि भाई उन स्टॉक्स में अब जहाँ पे प्रेशर रहेगा, जिनके पुल जो अपने नए हाइस के आसपास नहीं पहुंच पाए, तो डॉक्टर रेड्डीज उनमें था कि पुल बैक किया, 5,000 के ऊपर टिक नहीं पाया, ऑलमोस्ट 70-80% रिट्रेसमेंट किया अपने पिछले फॉल का, और अब नीचे की चाल वापस चालू की है। तो यहाँ के केस में तो मैं क्लियर कट बोलूंगा कि अब जब तक इसमें सप्लाई थी, लास्ट अगर आप एक 15-20 दिन के सेटअप देखेंगे तो डीआरएल में क्लियर कट सप्लाई थी, और 5,000 के जस्ट नीचे से जहां से वो इन्वर्ट हुआ है, आई थिंक अच्छे से कहीं वहां पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, और अब ये इंपैक्ट नीचे की तरफ है। तो मुझे लगता है कि आज तो ओवरसोल्ड हो गया थोड़ा इंट्राडे में, बट उछालों में मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज में तो मेरी राय बेचने की रहेगी। आई थिंक यहाँ पे जब तक 5,000 के ऊपर नहीं जाता, नेक्स्ट 6 से 9 महीने में लॉन्ग साइड के रिस्क रिवॉर्ड्स अब यहाँ पे खत्म हो गए, और अब शॉर्ट साइड के रिस्क रिवॉर्ड खुलेंगे। शॉर्ट साइड के रिस्क रिवॉर्ड खुलेंगे इसमें। और चलिए सब सवाल जवाब लेते हैं, बीच बीच में हम लोग बातचीत भी करते लार्सन, रहेंगे। सर लार्सन रह गया, लार्सन में भी हाँ है हाँ कि हाँ हाँ, लार्सन, लार्सन लार्सन बताइए, एल&टी बताइए बताइए। लार्सन इज अ बेटर, लार्सन दोनों में बेटर स्टॉक है। कारण मैं बता देता हूँ कि लार्सन ने अपना नया हाई बनाया, तो ये टेक्निकली स्ट्रॉन्गर स्टॉक है, और मैं ये बोलूंगा चलिए ठीक है, रिजल्ट्स के बाद जो इसकी पिटाई हुई है, जब ये थोड़ी समझ जाए तो फिर यहाँ पे कहीं लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये भी ओवरसोल्ड है आज इंट्राडे में, तो आज के दिन जाने देते हैं। बट आई थिंक जैसे अगर एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश करे, तकरीबन 2150-2200 की रेंज में अगर संभलता है, तो यहाँ पे लेने के मौके उभर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म यहाँ पे भी मुझे अब लगता है कि जब तक 2400 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं कर पाएगा, जहां पे नहीं कर पाया लास्ट 15 दिनों में, तब तक यहाँ पे नए रिस्क रिवॉर्ड ऊपर के नहीं निकल के आएंगे तेजी के। फिलहाल ओके मुझे लगता है 2200 से लेके 2400 की यहाँ पे रेंज बनने वाली है। ओके, 2200 से लेकर 2400 की रेंज बनेगी। अब सवाल लेते हैं ब्रजनाथ दत्त का, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रज जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ बोलिए। मेरा नाम भोजनाथ दत्त है जी। हमको सवाल है कि मेरे पास 66 केईआई इंडस्ट्रीज शेयर है एट द रेट ऑफ 1427। जी, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करूँगा? लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ सर। ओके सरवेन जी, अच्छा लिया इन्होंने, 1427 पे लिया और बढ़िया 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये केईआई इंडस्ट्रीज। जी, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लगता है, सही है? नहीं देखिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे सेटअप्स पकड़ के चल रहा है, और डाउ थ्योरी के हिसाब से भी, अगर आप सिंपल डाउ थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम्स का सिलसिला जारी है यहाँ पे। तो जब तक उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता है, तब तक आई थिंक बढ़िया ट्रेड में बने रहे। लेकिन हमेशा बोलता हूँ कि जब प्रॉफिट का ट्रेड रहे तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जरूर बना के चले, ऐसा ना हो कि आए हुए प्रॉफिट्स निकल जाए। तो वो लेवल्स मेरे हिसाब से जो आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से वो तकरीबन 1800 के नीचे आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, क्योंकि एक लंबी अवधि का इनका ट्रेड और उसमें खड़े रहना चाहते हैं, प्रॉफिट्स भी इनके पास हैं, तो 1794 के क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी, और ऊपर के दायरे यहाँ पे मुझे लगता है कि इससे 2100-2150 के भी सेटअप्स 1 से 3 महीने के लिए बन रहे हैं। ओके, तो ये राय बन रही है डॉक्टर मेरे इसमें केईआई इंडस्ट्रीज में। अगला सवाल है मनोज कुमार का, दिल्ली से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? सर नमस्कार, मेरे पास मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर है सब 300। हाँ अभी उसके एवज में 300 शेयर हो रहे हैं रेड टेप के, हाँ। और 306 से टूट के एकदम ये नीचे आ गया था। तो थोड़ा सा गाइड करेंगे कि रेड टेप कब लिस्ट होगा, क्या प्राइस हो सकता है उसका? कब लिस्ट होगा रेड टेप? सर ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ, तो काफ़ी दिन पहले अलग हो गया था। आपके पास दोनों के शेयर है ना, बराबर बराबर? शेयर है, हाँ जी हाँ जी। ओके, अब वो एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से मिर्जा इंटरनेशनल दिखाइए जरा, चार्ट पे कितना दिख रहा है इस समय? 61 रुपये पे। इस पे कॉल दिला देते हैं आपको। सरवेन जी मिर्जा इंटरनेशनल बताइए क्या रख रहा है? अब देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन के बाद चार्ट्स पूरे रीसेट हो गए हैं, और फिर जहां से ये रीसेट होके चालू हुआ, वहां से अब ऑलमोस्ट 7-8-10 दिन अपर सर्किट में ही भागा है। और आई थिंक मे बी कुछ तो एसएम में भी होएगा, क्योंकि रेंजेस बहुत छोटी बन रही हैं और वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुए, लेकिन फिर भी स्टॉक 30 रुपए से लेके 70 रुपए तक चला है। तो आई थिंक यहाँ पे बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन एंड अभी एडजस्टमेंट्स, चार्ट पूरे ठीक से बन नहीं पा रहे हैं मेरे हिसाब से, तो मैं आज के लिए यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा कोई राय देने के लिए। ओके मनोज जी, इस पर हम थोड़ी और जानकारी फंडामेंटली हासिल करते हैं कि कैसी लिस्टिंग क्या कब होगा, तब देंगे, क्योंकि चार्ट एडजस्टेड इसलिए पार्ट पे बन नहीं पाएगा टेक्निकली। तो हम लोग किसी और शो में आपकी कॉल लेते हैं। चिराग गर्ग जालंधर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल एनएमटीसी पे है। हाँ सर एनएमटीसी के 1400 शेयर्स हैं मेरे पास 45 के प्राइस पे। ओके,
क्या सर नुकसान हो रहा है आपको तो इसमें? सर मेरे को यही पूछना है कि मतलब मैं नुकसान कैसे कम हो, कि यहाँ पे एवरेज करूँ, जस्ट होल्ड करूँ, या फिर लॉस बुक कर लेना चाहिए? सरवन जी, MMTC में इनको नुकसान है 14 रुपये पर शेयर का। जी कैसे कम करें नुकसान? देखिए, कम तो नुकसान अब इसको होल्ड करने से ही होगा थोड़े टाइम, अगर भाव रिकवर हो गया तो। नहीं हुआ तो शायद इन्हीं रेंजेस में काफी दिनों से पड़ा है। अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। मेरे हिसाब से पैटर्न्स तो अभी सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं, रिवर्सल के सेटअप्स यहाँ बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा। तो नया तो कुछ करने को मैं इनको नहीं बोलूंगा, बट मैं इनको यही बोलूंगा कि अगर इनका अच्छा रहा लक तो आई थिंक एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है जिसकी नेकलाइन तकरीबन 65-70 रुपए के आसपास है। तो शायद इनके भाव के आसपास और या भाव से थोड़ा ऊपर भी जाए। 6 से 9 महीने इनको देना पड़ेगा। पैटर्न बन रहा है अभी, क्लियर कट अभी सेटअप्स बने नहीं है, बट एक अच्छा पैटर्न रिवर्सल का बन रहा है। तो आई थिंक 6-9 महीने दें और नया कुछ ना करें। भाव इनका आएगा, भाव से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा भाई, इसमें आपको रुकना पड़ेगा, तब आपका भाव आएगा इसमें, और 6 से 8 महीने आपको इसमें देने पड़ सकते हैं चिराग जी। अच्छा, एक सवाल ट्विटर पे ले लेता हूँ पहले। चंबल फर्टिलाइजर और BASF इंडिया 1 साल के नजरिए से कैसे लग रहा है? अभिषेक ने पूछा है जी, चंबल एंड BASF। देखिए, यहाँ पे चंबल में तो मैं यही बोलूंगा कि एक बढ़िया करेक्शन, मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं पूरा होने की कगार पे है। तो आई थिंक यहाँ पे रिजॉर्ट्स बढ़िया बन रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक अच्छा रहेगा। अराउंड 270-280 के लेवल्स, अभी तो थोड़ा ऊपर है, बट 270-280 के लेवल्स के आसपास रिजॉर्ट बढ़िया है। और 250 के नीचे आप कहीं एक स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको 12-18 महीने देंगे तो डेफिनेटली इसके पीछे के हाइज भी चैलेंज होंगे, और एक अच्छा पुल बैक इसको एटलीस्ट 400-450 रुपए तक तो लेके जाएगा। तो एक डिसेंट कमाई के यहाँ पे मौके हैं, रिजॉर्ट्स भी बढ़िया है चंबल में। और जहां तक रही BASF की बात, यहाँ पे भी सेटअप्स मोर और लेस सेम ही बन रहे हैं। यहाँ पे भी एक 2-3 क्वार्टर का एक अच्छा करेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पूरा हो रहा है, बट यहाँ पे भी उतने कंफर्मेटरी सेटअप्स नहीं है। तो मेरा मानना है कि यहाँ तो वेट एंड वॉच कर लें, इसको थोड़ा सा बनने दें, यहाँ पे सेटअप्स को क्लैरिटी आने दें, उसके बाद इसमें एक कॉल लें। बट चंबल इज अ बेटर आउट ऑफ द टू। इन दोनों में से चंबल मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। चंबल ज़्यादा अच्छा है 1 साल के नज़रिए से। अगला सवाल है पुडुचेरी से सरिता जैन का। सरिता जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते नीरज जी। जी नमस्ते। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बताइए। मेरे पास में मोबाइल है 300 शेयर, हाँ। 186 पे। तो इरादा क्या है, लंबा समय रखना चाहती हैं? हाँ, लंबा समय रखना चाहिए क्या, ये भी जानना चाहती हूँ मैं कि इसको लंबा समय रखना चाहिए क्या इसे अभी एवरेज कर सकती हूँ? ये सब मुझे जानकारी चाहिए थी आपसे। जी सरवेन जी, छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि मोबाइल इन्होंने 300 रखे हैं 186 पे, तो और अभी चल रहा है 160 के आसपास, तो लंबे समय के लिए रखना चाहिए कि नहीं? पहला, अगर रखना चाहिए तो क्या इसको और खरीद लें, एवरेज कर लें यहाँ पे? देखिए, लंबे समय तक तो डेफिनेटली रखना चाहिए, बट जब आज ये मुझसे सवाल पूछ रही है उस समय इसके जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो क्लियरली अभी रिजॉल्व नहीं है। तो अगर ब्रेकआउट्स आ जाए तो डेफिनेटली उस समय ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। या तो मेरा मानना है कि अगर इनको ऐड ही करना है तो वेट करें थोड़ा पेशेंस से, और मेरे हिसाब से इसकी जो सेफ रेंज ऐड करने की है वो तकरीबन 130 से 140 के आसपास है। अगर उस एरियाज में जाता है तो मे भी थोड़ा एवरेज कर सकती हैं, बट जब तक वो नहीं होता तब तक करंट पोजीशन पे मेरे ख्याल से खड़े रहना चाहिए। तो मतलब इसको लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एवरेज करना है तो 20-30 रुपए और नीचे आए तब एवरेज करिए। जी सत्या जी, फिर आप इसको रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज तब करिए जब थोड़ा या और नीचे है। अच्छा, मान लीजिए यहां से ऊपर जाना शुरू करे तब एवरेज करें क्या? देखिए, अगर उस केस में तो फिर इनको तो समय रिवॉर्ड्स थोड़े उतने बढ़िया नहीं रह जाएंगे, बट अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तकरीबन 175 के ऊपर, उस समय डेफिनेटली इसमें मोमेंटम ट्रैक्शन आएगा। उस समय मैं कहूँ दोबारा राय ले लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय इनको स्टॉप लॉस भी अच्छा सुझा पाएंगे। अभी तो कहना मुश्किल है, बट अगर 175 का ब्रेकआउट हुआ तो उस समय जो सेटअप्स बनेंगे वहां पे इनको बेटर राय दे पाएंगे उस समय। ओके, तो सरिता जी आप वेट करिए इस पे, इसी लेवल पे नीचे जाए तो ऐड करिए, अदरवाइज 175 जाए तो हम लोग से फिर आप एक बार सवाल लीजिएगा, तो आपको बेटर स्टॉप लॉस के साथ ऐड करने की सलाह हम लोग दे पाएंगे। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। अगला सवाल है जनार्दन सिंह का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनार्दन जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का 200 शेयर है, 566 का खरीदी है। इसे 1 से 1.5 साल का व्यू है मेरा।
ओके सरवन जी, 1 से 1.5 साल का नजरिया पारस डिफेंस 566 की बाइंग। नहीं सर, 1-1.5 साल का नजरिया तो ये मांग रहे हैं, बट इसके चार्ट ही मुश्किल से 1.5-2 साल के बने हैं, तो उस पे 1-1.5 साल के चार्ट पे 1-1.5 साल का नजरिया नहीं दे पाऊंगा। शॉर्ट टर्म देता हूं इनको 1 से 3 महीने के लिए। स्टॉक को अच्छे सपोर्ट्स हैं तकरीबन 480-500 के रेंज में, और मुझे लगता नहीं कि वो रेंज टूटेगी, तो एक अच्छे सपोर्ट एरियाज के ऊपर कहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, और ब्रेकआउट में मुझे लगता है कि कहीं 570-580 के लेवल्स यहाँ पे आ जाएंगे 1 से 3 महीने में। तो आई थिंक प्योरली फ्रॉम एक शॉर्ट टर्म एंगल से 480-500 के सपोर्ट्स और 580 के टारगेट्स। शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 3 महीने के लिए 580 के टारगेट अचीव हो सकते हैं पारस डिफेंस में, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। सरविंद जी, एक और डिफेंस की कंपनी है, बिरेश्वर का जानना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 3100 स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन है 35 रुपए की। जानना चाहते हैं कि 80-90 रुपए होगा ये? देखिए दिन कम है, लेकिन अभी थोड़ा आउट ऑफ द मनी है ये, बट दिन जो है इसमें है, तो मेरे हिसाब से मान के चलूं 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते में डेफिनेटली उस एरियाज में पहुंचेगा, पहुंच सकता है उन एरियाज में। बहुत ज्यादा इन द मनी कितना जा पाएगा, उनके कितने पैसे बनेंगे वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली उन एरियाज का 3100-3125 के आसपास के टारगेट्स मुझे लगता है कि एक हफ्ता 10 दिन में यहाँ पहुंच सकता है। तो इन द मनी तो हो जाएंगे, बट एग्जैक्ट ऑप्शन का प्राइस उस समय क्या होगा ये तो उस समय देखना पड़ेगा। ओके सरविंद, एक और सवाल ले लेते हैं। राजेश गुप्ता जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजेश जी बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है 53,000। ओके, ये 65 रुपए में खरीदे हैं, तो इसका सर फ्यूचर क्या है? 53,000 शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक, इसको सही कर लीजिए, 50 लिखा आपने, 53,000 65 रुपए में लिए आपने। 65। कब लिए थे, कितने दिन पहले? कुछ लिए थे 2 साल पहले, जब ये 66 रुपए 67 रुपए गया था टॉप पे। हाँ, और कुछ अभी लिए हैं 65 रुपए में। बिल्कुल करीबी मामला है। सरवेन जी क्या किया जाए? 65 रुपए IDFC बैंक की बाइंग है इनकी, क्वांटिटी ठीक ठाक बड़ी ले रखी इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? नहीं अपने शेयर वाले हैं बिल्कुल, आई थिंक ट्रेड इनका ठीक है फिलहाल, और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो शायद पैसे इनके बहुत बढ़िया यहाँ पे बन सकते हैं, बट हमेशा नजर ये भी रखनी है कि भाई किन एरियाज के आसपास अच्छे सपोर्ट्स है और कहाँ पे सेटअप बिगड़ सकते हैं। तो आई थिंक अगर इनको 12-18 महीने प्लस के लिए अगर ये स्टॉक रखना है, तो इनको एक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 से 20% का एक लीवे, एक स्टॉप लॉस जो ये होता है, उतना इनको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से फिर 54 के नीचे अच्छे स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे। मुझे लगता नहीं कि 54 के नीचे जाके ये बंद करेगा नेक्स्ट 3-6 महीनों में, और ऊपर के रुझान रहेंगे। तो एज लॉन्ग एज वो लेवल्स होल्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक इनके पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और मुझे लगता है ऊपर में 85-90 के लेवल्स यहाँ पे आएंगे। तो एक 1:2 या 1:2 से थोड़ा ज्यादा एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए बना हुआ है 9 से 12 महीने में। आई थिंक डिसेंट पैसे इनके यहाँ पे बन सकते हैं, तो 9 ट्रेड पे बने रहे। से 12 महीने में राजेश जी अच्छे पैसे बन सकते हैं आप, लेकिन 54 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा जी, उस पर आप होल्ड करिए। अच्छा क्विकली जरा ट्विटर से 2-3 सवाल ले लेते हैं। एक तरुण गुगनानी का सवाल है, GNFC के 50 शेयर हैं 676 पे, लॉन्ग टर्म में 1000 कब आएगा? हाँ 1000 कब आएगा? आएगा सर, बिल्कुल सेटअप्स यहाँ पे अच्छे हैं। मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे, मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरा हुआ है। अब उन एरियाज के पास से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि अगर फ्रेश रैली भी नहीं है तो एक अच्छा बाउंस बैक है, और वो बाउंस बैक आपको तकरीबन यहाँ पे 700-730 तक तो लेके जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला मुझे लगता है कि इस बुल बैक में 700-730 के लेवल्स हैं, वो प्रॉब्ली आने चाहिए। अगर आप ट्रेड में हैं तो 580 के नीचे आपका एक स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। 579.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, रोहित अग्रवाल की मदद की जाए। इन्होंने डाबर के 50 शेयर खरीदे 524 पे, और ये जानना चाहते हैं कि अगर नीचे की तरफ जा रहा तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है इनको। देखिए FMCG इंडेक्स पे मेरा बहुत ज्यादा अभी रुझान पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है कि 6-12 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का सेक्टर रहेगा। तो जब ये लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो थोड़े से वो सेक्टर्स में ध्यान दें जहां पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रही है 6-12 महीने, और वहां पे जाने की कोशिश करें। बट यहाँ से मेरा मानना तो ये रहेगा कि इनकी उम्मीदें नेक्स्ट 12-18 महीने में डाबर शायद ना पूरी कर पाए, और शायद यहाँ 10-12% के ऊपर का रिटर्न इनका ना बन पाए। साल भर में 12% कम है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। नहीं सर, साल में जब आपको इस समय दिख रहा है, मैं ये 18 महीने के लिए मैंने बोला, मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम वो रिटर्न है
मुझे लगता है नेक्स्ट 6-12 महीने में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। तो अब वो रिस्क लेना है इनको कि 10-12 शायद कमा लें और नीचे में भी 10-12 का रिस्क है। तो एक 24% का एक बैंड है जो कि मेरे हिसाब से काफी वाइड है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं। जैसे भी हमने अभी जीएनएफसी बोला, उसका चार्ट इससे लाख गुना अच्छा है अभी फिलहाल। तो आई थिंक मैं कहूंगा कि वो पैसे वहां भी डाल सकते हैं। जस्ट एक एनेक्डोटल बात चल रही है इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं जो कमा के 15-20-25% दे सकते हैं साल के। तो पैसा कमाने के लिए तो आए मार्केट में, तो भाई आप देख लीजिएगा रोहित जी, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, डाबर की बजाय जीएनएफसी अच्छा चार्ट। चेंज योर स्टॉक, चेंज योर स्टॉक। अच्छा, यूपीएल का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। यूपीएल किस भाव पे इस समय चल रहा है? रिजल्ट के बाद यूपीएल में पिटाई हो गई। देखिए चमन जैन जी हैं, इन्होंने 730 पर एक लॉट लिया था कॉल का, 730 स्ट्राइक प्राइस वाली, 14 रुपए पे एक लॉट। भयानक लॉस है रिजल्ट के बाद से इनको। क्या करें, बुक करें नुकसान? देखिए मोमेंटम तो इसने नीचे का पकड़ लिया है, तो वो बात अब इनका टाइम डीके में भी जितना बचा होगा, आई थिंक प्रीमियम कितना बचा है वो तो मुझे नहीं मालूम, नहीं दिख रहा मुझे अभी लाइव, बट ज्यादा कुछ प्रीमियम का शायद फिर बचा ना हो और धीमे धीमे वो भी डीके में चला जाएगा, क्योंकि ये स्ट्राइक इन द मनी होना अभी मुझे लगता नहीं कि अगले हफ्ते 10 दिन में हो पाएगी। सो उतने दिन का थ्री टाइम का और चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें से निकल जाए तो जहां मतलब, तो देखिए कितने सारे लाल कैंडल बन गए और दबाव ही दबाव है। सरवन जी बायोकॉन का चार्ट देखिए जरा जी। इसने 198 का लो बनाया, उस समय किसी एक फंड ने बड़ी बिकवाली की, उसने एग्जिट लिया और वहां से आप देखिए आप कितना 25% का रिटर्न जी। अब क्या लगता है यहां से आगे क्या होगा? नहीं देखिए, हमेशा ऐसा होता है जब एक बड़ी क्वांटिटी जब एब्जॉर्ब हो जाती है और तो फिर एक स्टेबिलिटी तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म तो आ ही जाती है। अब जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें अच्छे करेक्शंस हो गए हैं, उनमें शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आने के बाद जो ट्रेंड अब बन रहा है वो अगर खाली पुलबैक समझ के भी खेल लें तो आप कम से कम उस रैली में आ जाएंगे। और बाद में जब लगे कि नहीं ये तो एक अच्छा मूव है और एक फ्रेश बुल मार्केट या एक फ्रेश रैली अच्छी चालू हुई है, तो उस ट्रेड में आप फिर बाद में बने रह सकते हैं। तो ओवरसोल्ड कंडीशन से कि अच्छा बाउंस है, मैं इसको फिलहाल एज अ बाउंस क्वालिफाई कर रहा हूँ। एक अच्छा मूव चला है इसमें, तकरीबन 190 से लेके जो अभी 250 तक हम आए। इस मूव को जब हम पचाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक 15-20 दिन का फेज आएगा जहां इस मूव को हम पचाएंगे और स्टॉक प्रोबेबली 210-215 की रेंज में जाएगा एक बार करेक्शन करने के लिए। उस करेक्शन में अगर सेलिंग नहीं आई तो फिर डेफिनेटली ये स्टॉक बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाय हो जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के रिजॉर्ट्स खत्म हो चुके हैं क्योंकि पुल बैक करके अपने लंबे अवधि के एवरेज के जस्ट नीचे आया हुआ है। तो अब यहाँ से नया ट्रेड तो आप नहीं लेंगे, बट जिनके पास है वो 210 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, 209.40 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रह सकते हैं। और क्वालिफिकेशन तब आ जाएगा जब 210-220 होल्ड कर लेगा नेक्स्ट करेक्शन में, तब ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक बढ़िया फार्मा में एक बढ़िया नाम हो जाएगा पोर्टफोलियो में होल्ड करने के लिए। ओके। मेहा तिवारी का सवाल है, टाटा मोटर्स के इनके पास 191 शेयर है 486 रुपए के भाव के, यहां से आगे का रास्ता क्या है? 507-80 भी चल रहा है अभी। देखिए टाटा मोटर्स डेफिनेटली अपने स्पेस में यहाँ पे अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म भी कर रहा है और कोशिशें तो यहाँ लगी हुई हैं कि कहीं पीछे के लेवल्स को ब्रेकआउट करे। बट ये भी मान के चलें कि वो जो इसके लेवल्स थे 2015 में स्टॉक टॉप आउट हुआ था, 15-16 में स्टॉक टॉप आउट हुआ था तकरीबन 600 के ऊपर, 605। तो आई थिंक अभी भी उन एरियाज के पास चैलेंजेस रहेंगे, बहुत लंबे अवधि के वहां पे हर्डल्स हैं। तो यहाँ से मैं भी इनको यही बोलूंगा कि स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके रखें और मेरे हिसाब से अभी कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के रखें। अगर उसके नीचे किसी कारण से जाता है तो निकलने की भी कोशिश करें, क्योंकि फिर लार्जर करेक्शंस अगर आएंगे तो स्टॉक मेरे हिसाब से 410-420 की तरफ भी फिसल सकता है। सो ये डेवलपिंग स्टोरी है, बट फिलहाल एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। डेवलपिंग स्टोरी रहती है तो मैं ट्रेड उनको कॉल नहीं दे रहा हूँ, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो 410-420 आएगा 6-9 महीने में। ओके। अच्छा, एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर 1640 में लिया है तरुण ने, क्या टारगेट रखना चाहिए इसका? एचडीएफसी बैंक 1640 टारगेट फ्यूचर में लिया है। देखिए जो गैप इसने छोड़ा था उसको या तकरीबन भरने की कोशिश की है, वहां से प्रेशर इसमें आ गया है। तो मैं कहूंगा कि ट्रेड का प्रॉफिट में है और मैं मान के चल रहा हूँ कि एफएनओ किया है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड ही है, क्योंकि 1 मंथ के टाइम फ्रेम से मोस्टली ट्रेड करते हैं लोग। तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें इस समय, कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से एक 4-5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस बना के रखें। 1639 का एक बढ़िया स्टॉप लॉस आ रहा है मेरे हिसाब से, 1639.40 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से ट्रेड में फिलहाल बने रहें।
ट्रेड में बने रहना चाहिए। दिव्य अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्य जी बताइए क्या सवाल है। दिव्य का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए ट्विटर से अगला सवाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं और उनसे हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। BHEL पर एक सवाल आया है। उनका कहना है कि इस समय क्या एंट्री ली जानी चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी हलचल और हरकत हो रही है जी। रेलवे स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं। क्या BHEL इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए सेटअप्स तो बढ़िया बना लिए हैं, काफी अंडर परफॉर्म करने के बाद जान इसमें आई और अब ये ऊपर के लेवल्स को होल्ड करता है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक 68-70 के ऊपर टिका हुआ है, रुझान पॉजिटिव है। टाइम इसको देना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, कोई बहुत हाई बीटा नहीं है कि बहुत जल्दी से भागने लगेगा। इसको थोड़ा टाइम देंगे और ये जब 68-70 के नीचे नहीं जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-3 महीनों में नहीं जाएगा, तो आई थिंक उसके बाद इसके नेक्स्ट ब्रेकआउट में मुझे लगता है कि 115-120 के भी टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। सो एज लॉन्ग एज 68 ब्रेक नहीं करता है, मेरे टारगेट्स 115-120 के हैं और टाइम होराइजन आप 9 से 12 महीने पकड़ के चल सकते हैं। सर जी इरकॉन भी आप देख लीजिए, साथ के साथ 7% ऊपर है, 85 रुपए के आसपास पहुंच रहा है। जी आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मूवमेंट है, बट किन्हीं कारणों से मैं इस पर राय नहीं दे पाऊंगा आज। ओके, इरकॉन पे राय नहीं दे पाएंगे सरवीन जी। तो ये है राय आज की आपके तमाम सवालों।